नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत के अंतर्गत आज की हमारी नई क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उग्रवादी राष्ट्रीयता के काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत बंगाल का विभाजन भी हुआ है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने उदारवादी राष्ट्रीयता का कार्यकाल के बारे में चर्चा की थी। उदारवादी राष्ट्रीयता के कौन कौन से नेता थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे कि उग्रवादी राष्ट्रीयता का कार्यकाल कैसा रहा, कब से कब तक का रहा, क्या इसके प्रभाव रहे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो उग्रवादी जो राष्ट्रीयता का जो कार्यकाल रहा है वो 1905 से 1919 तक उग्रवादी राष्ट्रीयता का कार्यकाल रहा है। यानी इस कार्यकाल में उग्रवादी नेता थे जो उनका प्रभाव रहा है। इसके बाद जो है वो गांधी युग आ जाता है। गांधी युग जो होता है वो स्वतंत्रता के समय तक 1947 तक चलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। अभी हम 1919 तक जो उग्रवादी राष्ट्रीयता का कार्यकाल रहा है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उग्रवादी जो राष्ट्रीयता का कार्यकाल था उसमें उग्रवादी नेताओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अत्यधिक प्रभाव हुआ किसका? उग्रवादी जो नेता थे जो हिंसा का विरोध, जो हिंसा को समर्थन करते थे, हिंसा को ही अपना जो मूल एजेंडा मानते थे, वो हिंसा के द्वारा ही अपनी शर्तें पूरी कराते थे। उनकी कोई शर्त ही नहीं थी, उनकी केवल एक ही शर्त थी कि हमें केवल स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता। इसके बाद जब आप हमें स्वतंत्रता देंगे तो हम अपने जो भारतीय प्रशासन है वो हम स्वयं चला सकते हैं, हमें आपसे किसी भी प्रकार की शर्त नहीं मनवानी है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो ये उग्रवादी राष्ट्रीयता के जो कार्यकाल के नेता थे उनकी ये मांग थी। इनमें जो प्रमुख नेता थे वो तीन नेता इसमें प्रमुख थे, लाल, बाल, पाल। यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये जो तीन नेता थे ये मुख्य थे। इसके अलावा अरविंद घोष भी उग्रवादी राष्ट्रीयता के कार्यकाल के प्रमुख नेता रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो जी रही है वो प्रार्थना, दया और याचना के बल पे ही जी रही है। इसका इन्होंने घोर विरोध किया कि जो कांग्रेस जो प्रार्थना करती है, याचना करती है ब्रिटिश साम्राज्य के सामने, इसका इन्होंने पूर्णतः विरोध किया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। और कहा कि जो कांग्रेस है ये भीख मांगने वाला दल है। कांग्रेस जो एक है ये भीख मांगता है, भीख मांग मांग के अपनी जरूरतें पूरी, ये अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करता है। तो इसने भीख मांगने वाले दल के नाम से इसकी संज्ञा की। इसने बोला कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी इनकी मांगे पूरी कर ली जाती है। किसने बोला? कि जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी उदारवादियों की जो भी मांगे पूरी कर ली जाती, उन्होंने इसको भिक्षावृत्ति बोला, कि भिक्षावृत्ति के स्वरूप में लिया कि जो भी अंग्रेज इनकी मांगे पूरी कर देते हैं वो एक तरीके की भिक्षा है, यानी भीख है। भीख के स्वरूप में अंग्रेज इनकी ये मांगे पूरी कर देती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कहा। लाला लाजपत राय ने कहा, लाला लाजपत राय का एक बहुत फेमस इनका डायलॉग है कि कांग्रेस जो है वो 3 दिन का तमाशा है। ये आप याद रखना, ये पूछा जाता है कि ये किसने कहा है कि कांग्रेस जो है ये केवल 3 दिन का तमाशा है और कुछ नहीं है, कांग्रेस केवल तमाशा दिखाती है। तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। और इन्होंने हिंसा का समर्थन किया, इन्होंने पूर्णतः हिंसा का समर्थन किया कि हिंसा के द्वारा ही हम पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करेंगे। और स्वतंत्रता की मांग इनकी सिर्फ एक मांग थी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। इसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। जब इतना सब हुआ तो उसके बाद 1907 आया। 1905 में उग्रवादियों का कार्यकाल शुरू हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस 2 दलों में बढ़ गई थी, उग्रवादी कांग्रेस और उदारवादी कांग्रेस। तो ये 2 दलों में बट गई थी कांग्रेस, इसका विभाजन हो गया था। इसके बाद जब ये उदारवादियों का कार्यकाल गया, वो उदारवादी जो नेता हुआ करते थे वो केवल अपनी मांगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते थे, ज्यादा कुछ उनकी मांगे छोटी मोटी मांगे हुआ करती थी। जब उग्रवादी राष्ट्रीयता का कार्यकाल आया, उग्रवादी राष्ट्रीयता के कार्यकाल के समय में भारतीय जो लोग थे, भारतीयों के दिलों में देश प्रेम की जो भावना का जागरण हुआ है वो सर्वाधिक हुआ है। देश प्रेम की भावना का जागरण हुआ कब? उग्रवादी राष्ट्रीयता के कार्यकाल के समय। और आत्म बलिदान देने तक को तैयार थे। जो भारतीय थे वो आत्म बलिदान तक देने को तैयार थे कि हम स्वतंत्रता के बदले अपना आत्म बलिदान दे सकते हैं। और विश्वास भी, उनमें विश्वास की भावना का जागरण हुआ कि केवल हिंसा ही इकलौता ऐसा हथियार है जिसके सहारे हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस समय पर ये जो जागरण हुआ है देश प्रेम की भावना का, तो ये उग्रवादी राष्ट्रीयता के कार्यकाल के समय हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि उग्रवादी राष्ट्रीयता के कार्यकाल के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था।
बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या मंशा रही थी बंगाल के विभाजन करने की, किसके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तो अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था और क्यों किया गया था इसके बारे में हम देखेंगे। तो बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल के विभाजन के समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वहां का वायसराय था। कहाँ का? बंगाल का। बंगाल विभाजन के समय ये वायसराय हुआ करता था लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर 1905 में। और इसकी जो घोषणा थी बंगाल विभाजन की वो हो गई थी 19 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को जाके फिर बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के समय एक आंदोलन चलाया गया, बंगाल विभाजन के समय चलाया गया और चूंकि बंगाल विभाजन को ध्यान में रखते ही ये आंदोलन चलाया गया था। आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन जो लागू हुआ, कि बंगाल का विभाजन जो लागू हुआ वो 9 अगस्त 1905 से बंगाल का विभाजन लागू हुआ और बंगाल विभाजन समापन हुआ जो वो 1911 में हुआ। तो 9 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन शुरू हुआ, लागू हुआ और समापन जो हुआ वो 1911 में बंगाल के विभाजन का समापन हुआ। विभाजन के पूर्व जो बंगाल का जो हिस्सा था उसमें उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश ये सारे जो क्षेत्र थे ये बंगाल के अंतर्गत आते थे। यानी आप मैप देखेंगे तो उसमें समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो एरिया था वो बंगाल के अंतर्गत आता था। उड़ीसा राज्य भी आता था, बिहार और बांग्लादेश पूरा ये बंगाल के अंतर्गत ही आता था। जब उस समय पर बंगाल की जो जनसंख्या हुआ करती थी वो थी 7,85,00,000। ये जनसंख्या हुआ करती थी बंगाल विभाजन नहीं हुआ था उसके पूर्व, बंगाल विभाजन के पूर्व। पहले असम भी बंगाल के अंतर्गत ही आता था। असम जो राज्य था ये भी बंगाल के अंतर्गत आता था, लेकिन 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया था। कब किया गया था? 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया था। इसके बाद जो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन ने कहा, जो जब अंग्रेजों ने ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का विभाजन किया तो इन्होंने इसके पीछे एक तथ्य दिया कि बंगाल का विभाजन हम इसलिए कर रहे हैं कि बंगाल जो है एक बहुत बड़ा प्रांत है। बंगाल जो उस समय पे हुआ करता था एक बहुत बड़ा प्रांत था, तो जनता तक शासन की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए बंगाल को कई सारे टुकड़ों में विभाजित किया जाएगा जिससे जनता तक शासन की सुविधाएं पहुंच सके। तो ये इन्होंने ये तथ्य दिया था बंगाल विभाजन को लेकर, लेकिन ये वास्तविक कारण नहीं था। वास्तविक कारण जो था बंगाल के विभाजन का वो ये था कि हिंदू मुस्लिमों के बीच फूट डालना, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डल जाए, जिससे बंगाल से ही, बंगाल क्या है राजनीति का उस समय पर केंद्र हुआ करता था, जिससे बंगाल विभाजन जो कर दिया जाए जिससे हिंदू मुस्लिमों में फूट आ जाएगी और जो ये राजनीतिक हथकंडे अपनाते हैं भारतीय वो कम हो जाएंगे। तो ये इनकी मुख्य मंशा है। ये स्पष्ट हुआ, लॉर्ड रिस्ले ने एक पत्र लिखा था लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखा था लॉर्ड रिस्ले ने, तो उससे ये स्पष्ट हुआ था कि इनकी ये मंशा रही थी। इन्होंने इस पत्र में क्या कहा, लॉर्ड रिस्ले ने कहा कि बंगाल जो है भारत का बहुत बड़ा प्रांत है। इन्होंने कहा इस पत्र में लॉर्ड कर्जन से कि बंगाल जो है वो भारत का बहुत बड़ा प्रांत है और राजनीति का केंद्र भी है। जैसा कि मैंने बताया कि जो बंगाल हुआ करता था वो राजनीति का उस समय पर प्रमुख केंद्र हुआ करता था और जो सारे आंदोलन, जितने भी आंदोलन होते हैं वो बंगाल से ही जन्म लेते हैं। सारे आंदोलन का जन्मदाता भी बंगाल है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया कि ये बहुत बड़ा प्रांत है बंगाल और राजनीति का मुख्य केंद्र भी है और सारे आंदोलन भी यहीं से शुरू होते हैं। तो इसलिए ये जो बंगाल का विभाजन किया जाएगा ताकि बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना जो व्याप्त है उसको कम करना है। बंगाल विभाजन का ये मुख्य उद्देश्य था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना जो चल रही है, इतने जोरों शोरों से भारतीय राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ रहे हैं, इसको कम करना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहा था। इसके बाद आया 9 अगस्त 1905। 9 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी 9 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की 9 अगस्त 1905 को शुरुआत की गई, जिसका नेतृत्व किया गया था एस.एन. बनर्जी के द्वारा, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसका नेतृत्व किया गया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था कलकत्ता के टाउन हॉल में। इसके बाद इसका जो उद्देश्य था, स्वदेशी आंदोलन का जो उद्देश्य था इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो बंगाल का जो विभाजन हुआ है उसका विरोध करना।
जो बंगाल का विभाजन कर रहे हैं उसका पूर्णतः विरोध किया जाए, और इसके अलावा विदेशी वस्तुओं का भी विरोध किया जाए, यदि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी अपनाने पर ज्यादा महत्व दिया जाए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और बंगाल के विभाजन का भी विरोध करें। तो ये स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन इसके पश्चात भी बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इसे दो भागों में विभाजित किया गया। बंगाल को विभाजित करके दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल के अंतर्गत जो था वो बंगाल, पूर्वी बंगाल के अंतर्गत पूर्वी जिले, बंगाल के जो पूर्वी जिले थे उनको रखा गया। बांग्लादेश, असम का चटगांव, ये क्षेत्र जो था ये रखा गया कौन से क्षेत्र के अंतर्गत? पूर्वी बंगाल के। पूर्वी बंगाल के अंतर्गत कौन कौन सा रखा गया? बंगाल के जो पूर्वी जिले थे उनको रखा गया, बांग्लादेश को रखा गया, और असम का चटगांव था उसको रखा गया किसके अंतर्गत? पूर्वी बंगाल के अंतर्गत। और जो इसका मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया ढाका को। जो बांग्लादेश का जो क्षेत्र है ढाका, इसको मुख्यालय बनाया गया था पूर्वी बंगाल का। इसके बाद जो विभाजन हुआ वो हुआ पश्चिमी बंगाल का। पश्चिमी बंगाल का जो विभाजन हुआ इसमें जो बंगाल के पश्चिमी जिले थे उनको रखा गया। इसके अलावा बिहार, उड़ीसा को भी शामिल किया गया। बिहार, उड़ीसा जो थे वो पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत रखे गए, और इसका मुख्यालय बनाया गया कलकत्ता को। जो पूर्वी बंगाल था उसका मुख्यालय बनाया गया था ढाका को, जो पश्चिमी बंगाल था उसका मुख्यालय बनाया गया था कलकत्ता को। तो इस तरीके से बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो उसके बाद क्या परिवर्तन आए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला ये गीत गाया था, जो कि वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रीय गान बना, ये गान गाया था। उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसके बाद। तो हम देखते हैं और क्या तथ्य, और स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था उसमें भी क्या क्या परिवर्तन हुए उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल की जनता ने उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। बंगाल की जनता के ऊपर इसका बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा और बंगाल की जनता ने इसको शोक दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल में आमार सोनार बांग्ला गीत था ये गाया। कौन सा? आमार सोनार बांग्ला गाया, जो 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था तब ये 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। कौन सा? आमार सोनार बांग्ला। इसके बाद जब जो बंगाल विभाजन हो रहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि एक दूसरे को हिंदू मुसलमान राखी बांधे, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहती थी। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी और रक्षाबंधन का पर्व मनाया, और रक्षाबंधन दिवस के रूप में उसको मनाया गया। किसको? बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय। जो बंगाल का विभाजन हुआ तो इस पर एक बयान आया। एस.एन. बनर्जी ने कहा कि जो ये बंगाल का विभाजन हुआ है ये फैसला हमारे ऊपर वज्र के समान पड़ा है। किसने कहा? एस.एन. बनर्जी ने कहा कि जो बंगाल के विभाजन का ये फैसला लिया गया है ये हमारे ऊपर वज्र के समान पड़ा है। इसके बाद आया स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहां पर किसके द्वारा किया गया तो वो हम देखते हैं। बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया वो एस.एन. बनर्जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। एस.एन. बनर्जी और अरविंद घोष, ये दो लोग थे, इनके द्वारा किसका नेतृत्व किया गया? स्वदेशी आंदोलन का। इसके बाद पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का। महाराष्ट्र और पुणे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चालू के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। दिल्ली में यदि बात करें तो दिल्ली में सैयद अहमद रजा के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। स्वदेशी आंदोलन हुआ तो शुरू बंगाल से था, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुका था। पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन फैल चुका था, जिसमें अहम योगदान जो रहा स्वदेशी आंदोलन के पूरे देश में फैलने में जो अहम योगदान रहा वो एस.एन. बनर्जी की बंगाली पत्रिका और पृथ्वी चंद्र जो थे उनकी स्वदेशी पत्रिका और कृष्ण कुमार मित्र की हितवादी पत्रिका, ये तीन पत्रिकाएं थी। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा पूरे देश में इस आंदोलन को फैलने में। साथ ही साथ जो हिंदू मुस्लिम एक है ये नारे लगाए गए। हिंदू मुस्लिम एक है, बंगाल एक रहेगा, वंदे मातरम, ऐसे नारे लगाए गए बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन में। इसके बाद आया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने अरंडल ये मंडल थी उसकी समिति के सिफारिश पर जॉर्ज पंचम के द्वारा
1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। जो लॉर्ड हार्डिंग थे उन्होंने इस समिति की सिफारिश पर जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया कि बंगाल का विभाजन अब नहीं किया जाएगा। और लेकिन ये बंगाल का विभाजन तो रद्द हो गया, लेकिन बिहार और उड़ीसा थे, बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत बना दिया गया, लेकिन बंगाल का विभाजन रोक दिया गया और बिहार और उड़ीसा ये बंगाल से अलग होकर नए प्रांत के रूप में सामने आए। तो इस तरीके से हमने ये बंगाल विभाजन के बारे में देखा, जो कि उग्रवादी राष्ट्रीयता के कार्यकाल के अंतर्गत था। इसके बाद उग्रवादी राष्ट्रीयता के कार्यकाल के अंतर्गत कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन, कहां कौन कौन से आंदोलन हुए, उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू तब तक के लिए।